Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss about work, energy and power. This is our next chapter. We have completed 3 units and this is 4th unit, work, energy and power, and this video will be equally helpful to KVS, NVS, HTET, DSSB, PGT physics exams and also for the class 11th students. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर का नाम क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर. तो इस पे 3 टर्म्स मेनली यूज़ हो रही हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर. सो हम हर एक टर्म को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की. ठीक है, तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में नॉर्मल वर्क किसे कहते हैं कि हमने कोई भी काम किया, हम कहते हैं कि हमने वर्क किया. ठीक है, लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वी कांट से वर्क टू एवरी टास्क वी परफॉर्म. सो मतलब कोई भी टास्क हमने परफॉर्म किया, हम नॉर्मल लाइफ में डे टू डे लाइफ में कह देते हैं कि हमने वर्क किया, पर फिज़िक्स की लैंग्वेज में हम हर टास्क को वर्क नहीं कह सकते. ठीक है, वर्क की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है. जो टास्क उस कंडीशंस को फुलफिल कर पाती है उसी को हम वर्क कहते हैं. ठीक है, जैसे वर्क क्या है, देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ पहले इसको. देखो सपोज हमारे पास ये बॉडी है. ठीक है, हमने इस पे फोर्स लगाया F और ये बॉडी जो है ये मूव होके एक नई पोजीशन पे आ गई. यहाँ पे ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है. तो ये बॉडी ने क्या किया, S डिस्प्लेसमेंट किया. ठीक है, और एक केस हम लेते हैं कि ये बॉडी A है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये डिस्प्लेस नहीं कर रही है. तो क्या होगा, देखो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि इस बॉडी में भी वर्क होना चाहिए और इस बॉडी में भी वर्क होना चाहिए, क्योंकि हम तो फोर्स लगा रहे हैं, हम तो कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वर्क होना चाहिए. पर फिज़िक्स की लैंग्वेज में क्या है, फिज़िक्स की लैंग्वेज में हम वर्क किसे कहते हैं, वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दिस इज वर्क इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स. यानी कि अगर वर्क की बात करें हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में, तो हम कुछ फोर्स लगाएं तो उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए. ठीक है, अगर कोई हम फोर्स लगा रहे हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तब हम कहेंगे कि वर्क परफॉर्म हुआ है, अदरवाइज हम कहेंगे कि कोई वर्क नहीं हुआ है. सपोज हम टेबल पे फोर्स लगा रहे हैं और वो टेबल कुछ दूर तक मूव कर गई. ठीक है, टेबल को हम खिसका के थोड़ी दूर ले गए तो हम कहेंगे कि हाँ वर्क डन हुआ है, क्योंकि हमने उस पर फोर्स भी लगाया और वो टेबल थोड़ी दूर तक डिस्प्लेस भी हुई है, तो वर्क डन हुआ है. पर अगर हम एक दीवार पे फोर्स लगाएंगे, एक वॉल पे फोर्स लगाएंगे, तो वो वॉल तो मूव नहीं होगी. ठीक है, तो फोर्स तो हम उस पर भी लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वहाँ उस केस में वर्क डन 0 होगा. ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये टास्क कर रहे हैं तो हमने वर्क कर दिया. कुछ हम फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगी, तभी हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है. तो वर्क क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है. देखो इसने क्या कहा, वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी. इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर होगी कि फोर्स हम लगाएं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, तभी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट बॉडी में प्रोड्यूस हो ऑन विच इफ एक्ट्स इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है एक्सेप्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ये क्यों कहा हुआ है, देखो
यहाँ पे जो वर्क की डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, वर्क इज़ द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो इसको कैसे लिखेंगे, W फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। ये एक्चुअली में वर्क की डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या हो सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी तो फोर्स वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बन जाती है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी तब वर्क डन ज़ीरो होगा, फोर्स ज़ीरो होगा तब वर्क डन ज़ीरो होगा, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो वर्क डन कैसे ज़ीरो होगा, फर्स्ट कंडीशन तो या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो या हमने कोई फोर्स ही ना अप्लाई किया हो। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, थीटा। अब देखो थीटा पे डिपेंड होके क्या क्या आता है, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो होगी ज़ीरो या होगी 90 डिग्री या होगी 180 डिग्री या 90 से 180 या 0 से 180 के बीच में कुछ भी। ठीक है, या ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी। तो अब अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, अगर मैं कह दूं कि थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो क्या होता है 1, तो वर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, तो कॉस ज़ीरो क्या होता है 1। सिमिलरली तो वर्क एफ एस हो जाएगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है, यानी कि जब एंगल ज़ीरो होगा तो हमें कैसा वर्क मिलेगा, पॉजिटिव वर्क मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो कॉस 180 क्या होता है, -1। अब इस केस में वर्क डन कैसा आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ एस आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। और वर्क डन जो है थीटा की वैल्यू अगर हम 90 ले लें तो कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो, तो कॉस 90 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे वर्क डन कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि वर्क कब कब ज़ीरो हो सकता है, कब पॉजिटिव होगा, कब वर्क होगा, कब नेगेटिव वर्क डन होगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, या हम ये कहें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक पुली मूव कर रहा है सामान सिर पे उठा के, तो क्या होगा, उस सामान का वेट mg नीचे को एक्ट कर रहा है और वो पुली जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो आगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, सीधा जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में जो एंगल बना वो कितना बना, 90 डिग्री बना। तो इस केस में वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा, यानी कि अगर पुली सामान उठा के जा रहा है तो वो कोई काम नहीं कर रहा इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और अगर जैसे सपोज हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो ग्रेविटी कितना वर्क डन कर रही है। अब देखो ग्रेविटी जो बाल्टी पे फोर्स लगा रही है वो कहाँ लगाएगी, नीचे की तरफ लगाएगी। ठीक है, ऐसे पानी निकाल रहे हैं, ये कोई पुल्ली होगी, ये बकेट है, यहाँ से ऐसे पानी निकाल रहे हैं तो इसका वेट ऐसे नीचे को mg एक्ट करेगा। ठीक है, और हम इसको खींच कहाँ को रहे हैं, ऐसे ऊपर को, तो फोर्स की डायरेक्शन तो नीचे होगी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में हो गया, तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस को हम कह सकते हैं कि वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब एक केस ऐसे ले लेते हैं हम सर्कुलर मोशन में, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो देखो वो ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, और सेंटर की तरफ एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मूव करती है, सर्कुलर या रोटेशन करती है, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है Fc,
तो एफ सी और एस के बीच में हमेशा जो एंगल होता है 90 बनता है, तो इस केस में भी वर्क डन कैसा होता है, 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये तो बात थी कि वर्क 0 कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी वर्क की। ठीक है, तो अब इसमें समझ आ गया होगा कि इट एक्ट्स एट एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्यों छोड़ा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क 0 होता है, वर्क नहीं होता। ठीक है, तो वर्क होने के लिए 2 कंडीशंस कौन सी चाहिए, अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, एक फोर्स लगना चाहिए, और जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे। ठीक है, और वर्क क्या होता है, एफ एस। यहाँ पे देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, इसका मीनिंग यही है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखो ये बॉडी गिवन है हमें। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स है वो ना हॉरिजॉन्टल लग रहा है ना वर्टिकल लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो इस डायरेक्शन में क्या आ गया, एफ कॉस थीटा आ गया, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ये वाला जो फोर्स है ये वर्क डन कर रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स कितना वर्क डन करेगा, एफ कॉस थीटा फोर्स लगा, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई एस, तो वर्क डन क्या आ गया, एक्स की डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा इंटू एस। अगर हम ये पूछा जाए हमसे कि एफ साइन थीटा कितना वर्क कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, लेकिन वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में वर्क डन भी 0 है। तो यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। अगर बहुत सारे फोर्सेस हैं तो क्या वर्क डन आएगा। ठीक है, तो सिंपली वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने क्या कहा कि वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये वर्क की डेफिनेशन बोली हमने। तो कोई भी क्वांटिटी जो किसी 2 फिजिकल क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्वांटिटी खुद क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो हमेशा कैसा आता है, स्केलर आता है। तो वर्क कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अगर वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो इसे ऐड करने के लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस की ज़रूरत नहीं है, हम स्केलर फॉर्म में ही ऐड कर सकते हैं। W1 निकाला, जो भी वर्क आ रहा है अलग अलग बॉडी पे, और उन सबको हमने सम कर दिया। तो W क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, जितने भी वर्क ऐड करने हैं वो हम कर सकते हैं। सिंपल ये कंसेप्ट था इसमें। नेक्स्ट है, यूनिट क्या होती है वर्क की। ठीक है, अब वर्क की 2 यूनिट लेते हैं हम। SI सिस्टम में हम वर्क की यूनिट होती है जूल, और CGS सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है अर्ज। ठीक है, अर्ग, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, तो SI सिस्टम में देखो फोर्स किस में होता है, न्यूटन में होता है, और डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होता है। तो वर्क जो वर्क होता है ये किस में होता है, जूल में होता है। ठीक है, अगर ये न्यूटन में है, ये मीटर में है, तो वर्क किस में हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जूल वर्क डन कब कहेंगे हम कि 1 जूल वर्क डन हुआ है, when 1 न्यूटन ऑफ फोर्स displace the body through 1 meter, then we can say that work performed is 1 जूल। ठीक है, 1 न्यूटन, अब 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और डिस्टेंस 1 मीटर, तो यहाँ से 1 जूल किसके इक्वल आ गया, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और वर्क की CGS यूनिट हम बोलते हैं अर्ग, लेकिन वर्क अर्ग 1 अर्ग कब होगा, जब फोर्स क्या लगेगा, 1 डाइन। अगर वर्क की यूनिट अर्ग ले रहे हैं यानी कि CGS यूनिट ले रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की भी CGS लेंगे। फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट की CGS यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर।
ठीक है, तो 1 अर्ग वर्क डन कब होगा, जब when the force of 1 dyne displaces the body through 1 centimeter, then we will say that कि 1 अर्ग वर्क हुआ है. Is it clear? सो वर्क डन की वर्क की अगर यूनिट की बात करें तो जूल होती है SI यूनिट और CGS यूनिट क्या होती है उसकी, अर्ग. और इसमें रिलेशन क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है. ठीक है, 1 जूल अगर हम देखें क्या लिखा है हमने, 1 न्यूटन इंटू मीटर, यही होता है. 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁵ डाइन, और 1 मीटर क्या होता है, 10⁻2 सेंटीमीटर. तो 10⁵ और 10⁻2 कितना बनेगा, 10⁻7, और डाइन सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग होता है. तो 1 जूल विल बी इक्वल टू 10⁻7 अर्ग. ठीक है, तो 1 जूल हम कह सकते हैं कि 10⁻7 अर्ग होता है. ये वर्क की SI और CGS सिस्टम में जो यूनिट होती है उनमें रिलेशन है. ठीक है, तो ये था वर्क के बारे में. वर्क क्या है, वर्क की डेफिनेशन, वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और ज़ीरो कब होता है, ये सब मल्टीपल वर्क डन. एक चीज़ और देखो, सपोज ये बॉडी है, इस पे इधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, और इधर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. मैक्सिमम वर्क डन होगा, cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी 1. ठीक है, अब अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, और केस लेते हैं, अगर ऐसे फोर्स लग गया, तो इस टाइप से अगर फिगर दी हुई है तो डरना नहीं है. ऐसे फोर्स लग गया, ऐसे वो हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी F और S में, लेस देन 90 आ रही है. लेस देन 90 पे क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा. ठीक है, और अगर फोर्स ऐसे ले लें और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ले लें, तो अब थीटा क्या बनेगा, ग्रेटर देन 90 बनेगा, लेकिन लेस देन 180 बनेगा. तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा. ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे जो हमने डिस्कस किए. नेक्स्ट हम टर्म पढ़ रहे हैं एनर्जी. वर्क, एनर्जी और पावर, 3 चीज़ें डिस्कस करनी है. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एनर्जी. अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, कि कितनी बॉडी में कैपेसिटी है वर्क करने की, उसको हम क्या देते हैं, एनर्जी. ठीक है, तो ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, अब एनर्जी किसी भी एनर्जी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, एनर्जी की फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी भी होती है. हम कितने टाइप्स की एनर्जी की बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं. ठीक है, तो जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं उन सब की यूनिट सेम होगी, उन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा. ठीक है, और ये जो एनर्जीज़ है ये वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो होल यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है. इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है, जैसे फिल्म में सीन दिखाते हैं, गाड़ी चल रही है और एकदम पहाड़ से गिरती है और उसमें आग लग जाती है. ठीक है, तो क्या हुआ, पहले वो गाड़ी चल रही थी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, मूव कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी थी. जैसे ही वो खाई में गिरी तो वो इतनी हाई वेलोसिटी से चल रही थी और उसकी वेलोसिटी एकदम क्या होगी, 0 होगी. एक सडन चेंज आया मोमेंटम में. ठीक है, तो वो जो एनर्जी थी उसकी काइनेटिक एनर्जी वो अब किस में चेंज होगी, हीट एनर्जी में चेंज होगी. ठीक है, तो लेकिन जो टोटल एनर्जी थी वो अभी भी कांस्टेंट रही. अब जो इसमें इतनी सारी एनर्जीज़ की बात हम कर रहे हैं,
तो यहाँ जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एनर्जी पढ़ते हैं उसमें सिर्फ हम दो टाइप की एनर्जी की डिस्कशन यहाँ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम मेनली यहाँ दो टाइप की एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है तो उसके मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी है उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई भी बॉडी है वो अगर मूव कर रही है तो उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज़ द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक, देखो वर्क और एनर्जी लगभग सेम चीज़ें होती हैं। तो वर्क स्केलर है तो ये भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम जो है वो स्केलर है, वी जो है वो वैसे तो वेक्टर है वेलोसिटी, लेकिन वी का स्क्वायर है यहाँ पे। तो किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर करो तो वो क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है। तो एम भी स्केलर है, वी स्क्वायर भी स्केलर है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी बन जाएगी, वो भी स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी है क्या कि कोई भी एनर्जी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब मास किसी बॉडी का नेगेटिव हो नहीं सकता, एम हमेशा पॉजिटिव होता है, और वी का स्क्वायर है, कोई किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो तो वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो एम और वी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, हमेशा एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होगी। काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव, तो ये हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ज़ीरो हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, हाँ ज़ीरो हो सकती है अगर v ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो v ज़ीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, बॉडी कहाँ आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को m से डिवाइड कर दिया 2m और m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे m इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/2m mv का होल स्क्वायर। और ये mv क्या है, mv किसको बोलते हैं, मोमेंटम को। तो इसकी जगह p पुट कर दो, क्या आ जाएगा, p²/2m आ जाएगा। तो p यहाँ से क्या आ गया, 2m को इस साइड ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2m ही अंडर रूट, तो p की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2m e। तो ये है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, p = अंडर रूट 2m e। नेक्स्ट वेरिएबल फोर्स। एनर्जी के देखो दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने बता दी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो अपनी रेस्ट स्टेट की वजह से जो एनर्जी पोजेस करती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। या वो किसी हाइट पे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी के बारे में था। अभी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, हमने W की बात की थी कि F वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर वेरिएबल फोर्स आ जाए तो वर्क डन कैसा होगा ये हमें बताना। देखो अगर फोर्स वेरिएबल होगा, इसका मीनिंग क्या है कि फोर्स जो है वो x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में वेरी करेगा, अलग अलग होगा। तो हम F वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। और ds क्या होता है, dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप,
ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ वाला कंपोनेंट आई वाला कंपोनेंट आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली जे वाला जे वाले के साथ होएगा एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। इस टाइप से मल्टीप्लाई होके हम वर्क डन निकाल सकते हैं। इसका एक यहाँ एग्जाम्पल है, इससे थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 टू r2 अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया वो हमें डिस्कस करना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ पे हमने लिमिट्स लगाई हैं r1 से r2। ठीक है, तो f की वैल्यू रख दी 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, और dr क्या होता है, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। अब देखो, i वाला i वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला j वाले के साथ और k वाला k वाले के साथ। तो i कैप से क्या आएगा, i कैप की मल्टीप्लिकेशन से 3x स्क्वायर dx। ठीक है, y वाले के साथ क्या आएगा, 2y dy। k कैप का कोई है नहीं, तो k कैप से मल्टीप्लिकेशन i और j वालों की 0 होगी। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखो x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब। सिमिलरली y का करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, और r क्या है, r हमें गिवन है 2 3 से। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, यहाँ से x का 2 और y का 3, और यहाँ से क्या आ रहा है, x का 4 y का 6। तो ये कोऑर्डिनेट पुट कर दिए। ठीक है, तो एक बार x और y में ये 4 और 6 वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एक बार x और y में 2 और 3 वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 83 जूल आंसर आ जाएगा। तो ये है कि कैसे वेरिएबल फोर्स से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें वर्क डन प्रोवाइड करता है। अगर हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या कोई कर्व दिया हुआ है तो हम उसके अंडर का एरिया निकाल के ये कह सकते हैं कि वर्क डन कितना है। अब जैसे ये फर्स्ट ग्राफ दिया हुआ है, इसमें देखो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। एफ भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है। यहाँ देखो एफ पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वर्क डन। यहाँ देखो एफ नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव है लेकिन एफ नेगेटिव है, तो ये नीचे वाले पार्ट में कैसा हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन। यहाँ पे अगेन एफ भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर एरिया अंडर ग्राफ निकल जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन है, देखो, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। लीनियर मोमेंटम बॉडी का इंक्रीज कर दिया 10% से, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो P2 बाई P1 क्या दिया हुआ है हमें, देखो, अगर P1 100% है तो P2 क्या है, कितना इंक्रीज किया है, 10% से, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से P2 क्या आ जाएगा, 11/10 ऑफ P1, ये आ जाएगा। P2 क्या आएगा, 11/10 P1। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला, तो देखो E2 बाई E1 क्या आएगा, E2 का E क्या होता है, P स्क्वायर बाई 2m, तो E2 क्या आएगा, P2 स्क्वायर बाई 2m, और E1 क्या आएगा, P1 स्क्वायर बाई 2m। 2m से 2m कैंसल आउट हो जाएगा, तो P2 बाई P1 का स्क्वायर, और P2 बाई P1 देखो हमने अभी कहा कि P2 बाई P1 क्या होता है, 11/10 P1, तो इसको 11/10 का स्क्वायर लिख दिया। तो 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, ये आ गया। अब फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एनर्जी निकालना है कि कितना है, तो E2 माइनस E1 जितना चेंज आया एनर्जी में डिवाइड बाय ओरिजिनल क्या था, E1 था, इंटू 100% करके निकलेगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, E2 बाई E1 माइनस E1 बाई E1 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू 100%।
तो E2/E1 हमारा निकल गया 121/100 माइनस 1 इंटू 100। इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आ जाएगा 21%। तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करी है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी में इतना इंक्रीज किया है और लीनियर मोमेंटम में इंक्रीमेंट निकालो, परसेंटेज चेंज निकालो। तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्प्रिंग का केस। अगर हम ले रहे हैं, स्प्रिंग में भी एनर्जी होती है। देखो स्प्रिंग के केस में क्या है, ये हमने एक स्प्रिंग ले लिया यहाँ पे, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो लिया है वो K लिया है। अब स्प्रिंग में क्या होता है, हम जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें, ठीक है। हमने यहाँ पे F फोर्स लगाया और X डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग था वो अब ऐसे ना होके थोड़ा स्ट्रेच होके ऐसे आ गया, ठीक है। अब उसके एटम और मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए। अब वो एटम और मॉलिक्यूल क्या चाहते हैं कि हम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएं। हर कोई इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करना चाहता है। तो वो एटम और मॉलिक्यूल क्या चाहते हैं कि वो वापस से अपनी जगह पर जा पाए। तो जैसे ही हम स्प्रिंग पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं F वेक्टर, ठीक है, वैसे ही एक रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है स्प्रिंग में, ठीक है, जो क्या करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स को वापस अपनी जगह पे लाने की ट्राई करेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतने मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे और फिर वो उतना ही अपना जाना चाहेंगे अपनी पोजीशन पे, तो उनको लेके जाने के लिए उतना ही फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो होता है रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं KX, K बोलते हैं जिसको, KX। F क्या बन गया, KX। तो K यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो K को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी कि स्प्रिंग के केस में जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो F की वैल्यू क्या आएगी, KX आएगी, ठीक है। अब देखो पार्टिकल, हमने फोर्स लगाया और उस फोर्स लगाने की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, जो हमने क्या कहा, X है, ठीक है। हमने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ X। तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ वर्क डन भी हुआ होगा, और वो वर्क डन जो है वो इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है एज अ स्प्रिंग एनर्जी। तो वो एनर्जी कितनी होती है, देखो dW क्या आएगा, F इंटू डी एस। एफ की वैल्यू क्या है, KX, इंटू DX की वैल्यू क्या है, DX। X कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 था, 0 से कहाँ गया, X। तो 0 से X लिमिट आ गई, तो W क्या बन जाएगा, K तो कांस्टेंट है, X का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आ जाएगा, 0 से X, तो क्या आएगा, KX²/2। तो वर्क डन क्या हमारे पास आ जाएगा, KX²/2, ठीक है। यानी कि स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है, स्प्रिंग में हमारे पास कितनी एनर्जी होती है, ½ KX²। ये स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है ½ KX²। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये जो हमने एक चीज़ और, ये जो हमने कहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ भी बोला जाता है इसको। तो ये सब थोड़ा स्प्रिंग के बारे में था। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को देखो कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो एक बॉडी है ये, वो S डिस्प्लेस, हमने उस पर F फोर्स लगाया और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई वो S हुई। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ऐसे लिख सकते हैं, v² - u² = 2as, ठीक है।
सपोज वो u इनिशियल वेलोसिटी, वो रेस्ट से हमने नहीं स्टार्ट कराई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और हम उसे फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ गई और अब उसकी स्पीड क्या होगी, v होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, m/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी और राइट साइड पे भी 2as इंटू में m/2। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखो हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, ये आ जाएगा m इंटू a इंटू s। ये क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। u इनिशियल है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, v फाइनल वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये क्या है, m में क्या है, फोर्स, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, w वर्क। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। तो यहाँ से वर्क हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या स्टेट करती है, इट स्टेट्स दैट कि वर्क डन ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, वो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट इज पावर। नाउ व्हाट इज पावर, हमने एनर्जी डिस्कस की, हमने वर्क डिस्कस किया, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर। तो पावर क्या होता है, पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितने टाइम में वो वर्क हो रहा है उसको हम बोलते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W/T, वर्क बाय टाइम होता है पावर। ठीक है, W को हमने लिख दिया F वेक्टर डॉट ds वेक्टर डिवाइड बाय T। तो F वेक्टर और ds बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो यानी कि पावर को हम कह सकते हैं फोर्स वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर। तो पावर का एक फॉर्मूला तो आ जाएगा W/T, वर्क बाय टाइम, एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास पावर का फोर्स वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा लग जाएगा। ठीक है, तो ये था पावर के बारे में। ठीक है, तो पावर क्या है, वर्क बाय टाइम और फोर्स वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे है पावर की यूनिट क्या होगी। देखो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड या अर्ग पर सेकंड, अर्ग पर सेकंड। और वैसे पावर की यूनिट हम लिखते हैं वॉट। तो 1 वॉट किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। और कमर्शियल यूनिट जो पावर की होती है वो हॉर्स पावर होती है, जो 746 वाट के इक्वल होती है। ठीक है, और पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो वर्क का क्या होता है, mL/2t-2, टाइम का t से t-1 है नीचे, ऊपर जाके -1 आ जाएगा तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो mL/2t-3, ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है पावर का। तो हमने वर्क डिस्कस किया, पावर पूरा टॉपिक डिस्कस किया, एनर्जी डिस्कस कर ली। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की। इसके बाद एक टॉपिक और है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं। देखो, एक होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, उसकी 2 कंडीशन होती है। एक तो जो वर्क डन है दैट विल डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, कि जो वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हमने किस रास्ते से हम उसे लेके गए हैं। सपोज़ ये बॉडी है ए और हम इसे ये बी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं,
तो हम चाहे इसको ऐसे लेके जाएं, चाहे इसको ऐसे लेके जाएं, चाहे स्ट्रेट लेके जाएं, वर्क डन जो होगा ए बी वो हर केस में जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन ए एंड बी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड इट डजंट डिपेंड ऑन path followed, then we can say that work done is कंजर्वेटिव वर्क डन हुआ है और फोर्सेस जो यूज हुए हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये बन जाती है और सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि वर्क डन ऑन क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो, कि अगर हम एक क्लोज पाथ में जा रहे हैं तो वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा। जैसे हम यहाँ से गए, ठीक है, ये ए से जा रहे हैं, ये बी पे गए, फिर यहाँ से जाके वापस यहाँ पे आ गए, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। वर्क डन तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की दो हैं, एक तो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होगा वर्क डन, दूसरा जो क्लोज पाथ पे वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। और इसके अपोजिट क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, इस पाथ पे अलग वर्क डन निकलेगा, इस पे अलग और इस पे अलग। ठीक है, और उसमें क्लोज पाथ पे अगर हम जाएंगे तो वर्क डन ज़ीरो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ये जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, सब टाइप के फोर्सेस को जो हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, और जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क, पावर एंड एनर्जी। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस ओनली थ्योरी पोर्शन, अदर एमसीक्यूज न्यूमेरिकल पोर्शन हम इसका फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप you will like the session, and if you like this video please don't forget to like the video, share the video and subscribe the channel. Please support the channel and subscribe the channel. Thank you.